तो जी ये थर्ड पार्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया का, और हमने अब तक जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरा स्टडी कर लिया। हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भी कुछ हुआ जिसने एक और कहेंगे कि एक मास लेवल के ऊपर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको नाम दिया गया, उसकी नींव रखी। आपने देखा कि आर्थिक रूप से भारत के लोग बहुत परेशान थे, एग्रीकल्चर प्राइसेस कम थी, तो ना रेंट दे पा रहे थे ना रेवेन्यू दे पा रहे थे। और रेंट और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है वो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया। इसके साथ साथ आपने साइमन कमीशन के बारे में देखा। उसके बाद वॉयलेंस की घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई, सैंडर्स को फिर मारा, और उसके साथ साथ HSRA 1928 में फिरोज शाह कोटला में बनी। भगत सिंह भी इसके सदस्य थे। भगत सिंह ने 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बम फेंका, लेकिन उससे किसी की जान नहीं गई। वो केवल एक संकेत करने के लिए था कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। तो अब गांधी जी कई दिनों से देख रहे हैं कि यार कोई ऐसी मूवमेंट बन ही नहीं रही, कोई बन ही नहीं रही। अब एक घटना होती है, और वो घटना देखिए कि गांधी जी क्या करते हैं। 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 गांधी जी उस समय के वॉयसरॉय का लिटरल मीनिंग होता है, लिखो भाई, लिख लो साथ साथ नोट्स में लिखो। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी रोट अ लेटर टू वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन। वॉयसरॉय के ब्रैकेट में लिखना, वॉयसरॉय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्परर। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश उस समय राजा थे, रानी नहीं थी, राजा थे, तो ब्रिटिश सम्राट के जो है उसके प्रतिनिधि थे भारत में। इरविन शांत पैसिफिस्ट टाइप आदमी थे। इस लेटर में गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स दी। क्या हुआ? 11 डिमांड्स, 11 डिमांड्स। और अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम कि 11 मार्च 1930 तक ये फुलफिल नहीं हुई तो ठीक नहीं होगा। अब इरविन गांधी जी की बुआ का लड़का है क्या कोई? इरविन ने फाड़ के फेंक दिया। आप मोदी जी को एक लेटर लिखो, उसमें अपनी 11 डिमांड्स लिखो कि आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर हमें घर पढ़ाने आएगा, होमवर्क हम नहीं करेंगे, टीचर होमवर्क करेगा, टेस्ट हम लेंगे, नंबर हम देंगे, पनिशमेंट हम देंगे। मोदी जी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाए, गए उठा लो इसको। क्या बात कर रहे हो? आपने 11 डिमांड्स लिखी, लेकिन गांधी ने दिमाग बहुत शानदार लगाया। देखिए सर दिमाग, ये 11 की 11 डिमांड्स गांधी जी ने क्या किया, 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया। एक जनरल, कुछ ऐसी थी जो सबके लिए थी, और कुछ ऐसी थी जो स्पेसिफिक थी, किसी सेगमेंट की थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे। गांधी ने 11 डिमांड्स में सबको लपेटने की कोशिश की कि अंग्रेज, भाई सबको प्रॉफिट दिखेगा ना, कि भाई अगर ये डिमांड फुलफिल हो जाए तो मुझे भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, सब गांधी का साथ देंगे, तभी तो इतना बड़ा मूवमेंट बनेगा। लेकिन ये जो जनरल थी ना, इस जनरल में एक डिमांड उन्होंने रखी, और वो जो डिमांड थी वो डिमांड थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। उस समय एक सॉल्ट लॉ होता था। ये सॉल्ट लॉ क्या कहता है सर? अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट लॉ, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट लॉ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द सोल मोनोपोली। सोल मोनोपोली यानी कि नहीं, सोल क्यों लिखेंगे, हाँ चलो सोल भी लगा दो। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, कि सिर्फ हमारा अधिकार है ओवर मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग लिख दो, एंड सेल ऑफ सॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग तक रुक जाओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, कि नमक बनाने पे ब्रिटिशर्स का ही अधिकार है। अब नमक एक ऐसी चीज है, गांधी जी ने नमक को देखा, यार सबको टैक्स देना पड़ रहा है, इस तरह की बातें हैं, हम अपना नमक नहीं बना सकते, है ना, कोई बनाएगा तो सजा मिलेगी। अब गांधी जी ने सोचा कि लपेटते हैं इनको,
इरविन ने बोला गांधी की बात मानेंगे हम, वॉइसरॉय नहीं माना इरविन ने। तो गांधी जी क्या करते हैं नेक्स्ट इस डेट को कि साबरमती आश्रम जो है उनका अहमदाबाद, इससे शुरू करते हैं एक यात्रा कि पैदल यात्रा करेंगे, सारा देश जुड़ेगा इस जगह से। और एक जगह है गुजरात में ही डांडी, यहां तक की यात्रा करते हैं। 240 माइल्स इसका डिस्टेंस है। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। गांधी जी के साथ कौन कौन है, तो यहां पर आप लिखेंगे गांधी प्लस 78 वॉलंटियर्स। गांधी जी के साथ उनके 78 वॉलंटियर्स जो स्वतः यानी कि अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे तो 78 वॉलंटियर्स हैं। 240 मील का डिस्टेंस है, 24 दिन लगते हैं, 24 डेज, यानी कि लगभग 10 मील चले। और 6 अप्रैल, अब देखो ये घटना क्या है, 6 अप्रैल 1930 गांधी जी यहां पर आकर के डांडी में रुकते हैं और गांधी जी वहां नमक बनाते हैं। उस सी वाटर को लेते हैं, उसको उबालते हैं, उससे नमक बनाते हैं। ये है स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब कई लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। ये जो मार्च था यहां से यहां पहुंचने का, मार्च मतलब जाना एक तरीके से, इसको नाम दिया गया था सॉल्ट मार्च। अब कोई लोग कंफ्यूज है कि यार ये सोल्ट मार्च और ये सिविल डिसोबीडियंस में क्या रिलेशन है। गांधी जी ने लेटर लिखा, 11 डिमांड्स बताई इरविन को, इरविन ने मना कर दिया। गांधी जी ने 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था, वो नहीं माने, तो यहां से गांधी जी ने शुरू किया। साबरमती आश्रम से वो डांडी गए, 24 दिन लगे। 6 अप्रैल को वहां जाकर के उन्होंने नमक बनाया और वहीं से शुरू हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कहती है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखो क्या था, इस बार इसकी डेफिनेशन में एक चीज तो होगी कि अलोंग विद नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डेफिनेशन लिखो, इसकी खासियत है ये, द इंडियंस वर आस्क्ड to break the colonial laws। ये है। However, एक लाइन और लिख देंगे, it was also supposed to be non-violent movement, to be a non-violent movement। वो क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। यहां क्या था कि कोऑपरेशन के साथ साथ आप बिना हिंसा किए कॉलोनियल लॉज को तोड़ो। अब देखो, अब इसके बाद जस्ट एक पैराग्राफ आता है, भाई क्या है, जब गांधी जी ने कह दिया कि तोड़ो तो तोड़ दिया लोगों ने टैक्सेस नहीं दिए, ठीक है। एक वर्ड है चौकीदारी टैक्स। अब आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे और मुझे बताओगे कि चौकीदारी टैक्स क्या था। कि गांधी जी ने कहा, अब देखो लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया, फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट में घुस गए, प्लांटेशन वाले प्लांटेशन छोड़ के भाग गए, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स की चीजों को हटा दिया, नॉन कोऑपरेशन और उनके लॉज तोड़े और उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। सिंपल, खत्म। बोला फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया? बोला ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, मारा लोगों को। पेशावर में एक घटना होती है, पेशावर अब पाकिस्तान में है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो बहुत सारे लगभग 30,000 के आसपास लोग वहां पर आ गए थे प्रोटेस्ट के लिए। गोलियां वोलियां चलाई गई, मरे कुछ लोगों को जेल में डाला गया। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया।
बोला बड़ा गजब का काम है साहब। बोले लेकिन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी तो कोई ग्रुप होंगे भाई, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई ग्रुप थे क्या? बोला हाँ भाई इसमें भी ग्रुप थे। बोला क्या ग्रुप थे इसमें? बोला सर जिस तरह उसमें कंट्री साइड थी। बोला हाँ। उसमें टाउन्स थे? हाँ। प्लांटेशन था? बोला हाँ। उसके अलावा वहां पे ट्राइबल्स थे? बोला हाँ जी थे। बोले यहां पर कुछ अलग अलग ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप देखो कंट्री साइड में ही है पहला ग्रुप, यानी कि आप हेडिंग डालो पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट पार्टिसिपेंट कंट्री साइड। अब गांव में देखो तो गांव में कौन थे? गांव में दो लोग थे। गांव में जमींदार्स या बोलो तो लैंडलॉर्ड्स, और दूसरी तरफ थे पीजेंट्स। अब कांग्रेस धर्म संकट में फंसेगी देखना। लैंडलॉर्ड्स, समस्या क्या है? एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गई। घटना देखो, डेट कई लोग सोचते हैं हिस्ट्री में डेट रटने की होती, नहीं, डेट्स कनेक्टिंग पॉइंट है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया है, सारी दुनिया में मंदी है। अब ये जमींदारों का क्या रिलेशन था? आपको पता है कि पीजेंट्स जमींदारों को क्या देते थे? रेंट देते थे, ठीक है। ये क्या देते थे इनको? जमीन, लैंड। इस जमीन पर ये काम करते थे। ये जमींदार ब्रिटिशर्स को क्या देते थे? ये ब्रिटिशर्स को क्या देते थे? रेवेन्यू। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गई हैं, 20 रुपए की फसल अब 2 रुपए में बिक रही है, तो ये पीजेंट रेंट नहीं दे पा रहा। रेंट नहीं दे पा रहा तो जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पा रहा। ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि बेटा रेवेन्यू नहीं दिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच देंगे हम, तुम्हें सड़क पे ला देंगे, नंगा कर देंगे तुम्हें। तो ये आदमी परेशान है। तो ये सोच रहे हैं कि यार ये रेवेन्यू किसी तरह से छूट जाए। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि ये रेवेन्यू ना देना पड़े। सेल्फ रूल का मतलब, स्वराज का मतलब इनके लिए था कि बस ये रेवेन्यू ना देना पड़े। ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। यहां क्या गड़बड़ है? अब अगर कांग्रेस के साथ डिलेमा देखो, डिलेमा अगर वो जमींदार को फॉलो करें। अब देखो पीजेंट्स क्या चाहते हैं? पीजेंट्स चाहते हैं रेवेन्यू तो माफ हो, वो तो ठीक है, पर हमारी मजबूरी ये है कि ये जमींदार हमें टिकने नहीं दे रहे। आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, हमने इनके घर जला दिए, हमने इनको मारा, हमने इनकी जमीनों पे काम करना छोड़ दिया, नाई धोबी बंद हमने ऑर्गेनाइज किए। अब आपने मूवमेंट वापस कर दिया, ये लोग हम पे फिर से वही रोब झाड़ रहे हैं, हमारा फिर से शोषण किया जा रहा है, हम कहां जाएं? तो ये तो जमींदारों से भी मुक्ति की बात कर रहे थे। नो रेंट, ये बात कर रहे थे कि नो रेंट, कि हमें रेंट ना देना पड़े, नो रेंट कैंपेन की बात कर रहे थे। अब कांग्रेस अगर नो रेंट को फॉलो करेगी तो जमींदार छोड़ देंगे, और जमींदार क्योंकि पावरफुल थे, पैसे की भी तो ताकत होती है, तो कांग्रेस जो थी उसने हाथ किसका थामा? उसने हाथ थामा जमींदार्स का, लैंडलॉर्ड्स का। इस मूवमेंट को उसने सपोर्ट नहीं किया यहां पर, ठीक है। यह सिचुएशन थी कंट्री साइड में। दूसरी जगह देखो अब आप क्या होता है। दूसरा कंट्री साइड आपने देखा कि पीजेंट्स बोला, उस समय इंडस्ट्रियल क्लास हमारी बहुत उभर कर सामने आ रही थी। तो हमारी इंडस्ट्रियल क्लास का क्या रोल था? इंडस्ट्रियल क्लास के पास पैसा था, वो सपोर्ट कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट। बोला सपोर्ट कर रहे थे तो कैसे हुआ? बोला सपोर्ट क्यों कर रहे थे? जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंग्लैंड की जो आप देखेंगे इंडस्ट्रीज थी, अब वो इंडस्ट्रीज वॉर रिलेटेड गुड्स बना रही है, वॉर गुड्स बोला जाता है उनको, बंदूकें बना रही है, गोलियां बना रही है। तो आम चीजें जो थी वो इंडिया में बन रही थी कुछ एक, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, इस तरह के लोग थे, टाटा थे, ठीक है, बिरला थे। धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहे थे, तो तब इनको बड़ा मजा आया। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश फिर से ताकतवर हो गए, वॉर खत्म हो गया, तो इनको नुकसान होने लगा। और अब जब नुकसान होने लगा इन लोगों को, तो इन लोगों के लिए स्वराज, इन लोगों के लिए मूवमेंट थी। ये लोग मांग कर रहे थे कि जी इंपोर्ट के ऊपर
बैन लगाओ एक तरीके से, इंपोर्ट को रोको। आप ऐसा करो कि भारत में हमें बनाने दो, हमारी चीजें भारत में यूज हो, ऐसा हो कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स गिरे। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यह इंडस्ट्रीज आ रही थी धीरे धीरे, 2 इंडस्ट्री 5 इंडस्ट्री, वहां 500 इंडस्ट्री है। वहां से कपड़ा जब आएगा तो सस्ता आएगा, वहां से कोई और चीज आएगी तो सस्ती आएगी, इन लोगों को नुकसान होगा, यहां पे कोई चलेगा नहीं। तो ये चाहते थे कि ऐसा अरेंजमेंट हो, ऐसा सिस्टम हो, रुपए का और स्टर्लिंग, उस समय की पाउंड की जो यूनिट है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी थी, उसके बीच में ऐसा फॉरेन एक्सचेंज हो कि भाई इंपोर्ट्स गिर जाएं। बेटा आप देखो, 2 करेंसी के बीच का रेशियो जो है एक्सचेंज रेट, क्लास 12th में चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स में, मैं पूरा पढ़ाने लग जाऊं। अब देखो इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट की बात है कि अब हम अगर देखें हम तो ब्रिटिश या आज आप यूएस देखें तो $1 में $70 है फॉर एग्जांपल, माफ कीजिएगा $1 में ₹70 है। तो हम अगर वहां से कोई चीज मंगवाएंगे तो हमें नुकसान होगा एक तरीके से, कि हमें उस चीज के लिए $70 पे करने पड़ रहे हैं। मान लो आपने $70 की कोई चीज, $1 की कोई चीज मंगवाई, उस $1 के लिए आज आपको $70 देने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि $1 60 में हो जाए तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे ना, हम ज्यादा मंगवा लेंगे चीजें वहां से, समझ रहे हो। लेकिन अगर 170 से बढ़ करके 180 हो जाए तो हमारे इंपोर्ट्स गिर जाएंगे, कि हम और नहीं मंगवाएंगे, उनसे नहीं मंगवाएंगे हम चीजें, क्योंकि ₹80 देने पड़ रहे। तो ऐसा वो एक एक्सचेंज सिस्टम चाहते थे कि इंपोर्ट्स गिर जाए वहां से, समझ रहे हो आप। इंपोर्ट्स कैसे, अब मान लो ₹80, जैसे भारत के मर्चेंट्स मंगवाते थे वहां से कुछ एक, और फिर उसको मार्केट में सेल करते। अब अगर ऐसा हो जाए कि पहले जिस चीज के लिए ₹10 देने पड़ते थे, कि ₹10 दे के वो एक चीज खरीद लेते थे, अब इंग्लैंड में उसकी कीमत 1 है, 1 पाउंड है। अब एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया 1:10, कि इंग्लैंड में वो चीज 1 पाउंड की मिलेगी, भारत में ₹10 की मिलेगी। ₹10 तो वो ले लो, ठीक है, वो 12 में बेच देते थे, यहां पे ₹2 का प्रॉफिट। अब उसकी प्राइस 1:20 हो गई है, कि वहां तो 1 की है लेकिन यहां पे 20। तो ऐसा इंपोर्ट सिस्टम वो चाहते थे। इसके लिए अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 1920 में एक बनाया अपना इंडियन इंडस्ट्रियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, याद रखना IICC लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। 1927 में इन्होंने फिक्की बनाया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका शॉर्ट नेम होगा FICCI, फिक्की, ठीक है। बोला सर और कौन कौन थे इसमें, अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो क्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, फिर लिमिट आ गई, फिर एक तरीके से कांग्रेस के सामने डिलेमा आ गया। ये चाहते हैं भाई कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक क्यों चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा सैलरी दूं, वो अपना प्रॉफिट देखेगा ना, तो ये भी अपना प्रॉफिट देख रहे थे। वर्कर्स चाहते थे कि हमारी डिमांड्स अलग थी। जैसे वर्कर्स की डिमांड क्या थी, याद करो, एक सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद वाला, मिल वाला, कि हमारी सैलरी बढ़े, हमें जो है ज्यादा काम मिले, क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है, काम नहीं मिल रहा था, काम मिले, सैलरी बढ़े, हमें जो है पैसे मिले, इस तरह की बातें थी। तो बेटर वर्किंग कंडीशन, उस समय पे वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इतने अच्छे लॉज नहीं थे, हमें अलग अलग फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, बेसिक फैसिलिटीज कहेंगे, गलत तो ये नहीं मांग रहे थे। तो कांग्रेस ने फिर क्या किया, वर्कर्स कांग्रेस के साथ एसोसिएट नहीं हुए। इस मूवमेंट में इतना ज्यादा वर्कर्स ने, तो पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्शन आ जाए कि जमींदार, पीजेंट्स,
इंडस्ट्रियल ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स में से किन लोगों ने सही से पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस में? तो पीजेंट्स ने क्यों नहीं किया वो पूरा पढ़ा दिया, इन्होंने क्यों नहीं किया ये बता दिया। लेकिन एक्सेप्शन एक जगह है नागपुर एक जगह है नागपुर वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जो है सपोर्ट किया, नागपुर वालों ने किया। और दो जगह देखो, दो जगह और थे। रेलवे स्ट्राइक होती है 1930 में, रेलवे स्ट्राइक 1930, और होता है साहब डॉकयार्ड वर्कर्स की स्ट्राइक है ये 1932। डॉकयार्ड वर्कर्स स्ट्राइक 1931 है या 2 है, एक बार इसको कंफर्म करना बुक में से। लेट मी सी, 1930 यस 1932, इट इज 1932। तो 1932 में वर्कर्स की स्ट्राइक है। तो हाँ ये वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी, याद रखना है। आंसर में लिखेंगे कि दो दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस सो मच येट देयर वर सम प्लेसेस सच एज नागपुर जहां पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने काम किया। बहुत सारी जगह पे हजारों वर्कर्स सपोर्ट में आए। गांधी जी अरेस्ट हुए तब बहुत सारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। गांधी से तो एसोसिएटेड थे, लेकिन ये कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे कि यार आप उनकी बात मान रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे। चौथी बात इसमें एक मैं आपको बताता हूं कि वर्कर्स को छोड़ करके विमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खासकर गांव से। जो बड़े घर की औरतें होती थी, बड़े घर मतलब बड़े समझे जाने वाले अपर कास्ट वाले लोग, आई सड़कों पे, गांधी के सपोर्ट में आई। क्लास 12th में एक लेडी का नाम है, खैर उसको छोड़ो आप, खास नाम है, बहुत बढ़ चढ़ के इस बार इन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी के इस मूवमेंट को। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि इस गड़बड़ हो गई, कुछ लिमिट्स आ गई। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ लिमिट्स। वो क्या लिमिट्स थी? सबसे पहली लिमिट, द क्वेश्चन ऑफ दलित्स। अब देखो कांग्रेस अपने आप को जिस तरह से एसोसिएट कर रही थी, तो अनटचेबल्स जो थे दलितों में, वो लोग जो अनटचेबल समझे जाने वाले थे, ऑप्रेस्ड डिप्रेस्ड, इनको 1930 के आसपास इन्होंने अपने आप को दलित कहना शुरू किया था। गांधी जी हालांकि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। गांधी जी ने खुद स्वीपर का भी काम किया है ना, साफ सफाई करके दिखाई कि नहीं, काम कोई बड़ा छोटा नहीं है। वो अनटचेबिलिटी को एक सिन मानते थे, पाप मानते थे कि अनटचेबिलिटी दूर नहीं होगी तो हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं है, हम कभी फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन क्या बात है कि ये दलित जो थे, ये मतलब देखिए किसी का शोषण हुआ है, और जब शोषण हुआ है तो वो आदमी अब ये देख रहा है कि कांग्रेस हिंदूज के साथ है, अपर कास्ट हिंदूज के साथ है जो इनका दमन कर रहे थे, तो ये कैसे कांग्रेस को सपोर्ट करते। और इसीलिए एक महान आदमी आता है, 1930 में एक एसोसिएशन बनती है, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। कौन बनाते हैं? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर सर वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ ए पर्सन, बहुत दूर की सोचे। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई। सिंपल मांग थी कि भारत के साथ रहेंगे, अलग नहीं जा रहे, बस हमें रिजर्व्ड नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। अब इलेक्टोरेट क्या है? 9th में पढ़ा था इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट का मतलब है कि वो क्षेत्र जहां से कुछ लोग मतलब निर्वाचित और निर्वाचन करने वालों को मिला दिया जाए तो वो इलेक्टोरेट है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक तरीके से कि हमारा अलग कर दो।
सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि वहां पर खड़ा होने वाला भी दलित होगा और वोट करने वाले भी दलित होंगे। अब घटना एक मैं आपको बताऊंगा, इसको ना यहां पे गैप छोड़ देना, गैप छोड़ देना, या फिर लिख लो 1931 में इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीयों को बुलाया गया था कि बातचीत करेंगे। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने साफ कह दिया कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी बोले ना, मैं देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा। गांधी जी आकर के फास्ट टिल डेथ, गांधी जी से अंबेडकर मिले। अंबेडकर ने कहा सर आप गलत कर रहे हैं, पर आज की स्थिति में आप देश के लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अपनी ये बात छोड़ रहा हूं। तो 1932 सर, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 1932 1932 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, हम आपको रिजर्व्ड इलेक्टोरेट दे देंगे कि देखो खड़ा होने वाला दलित होगा लेकिन वोट करने वाले सब, सिंपल रिजर्व्ड इलेक्टोरेट। लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए और एसटी के लिए? एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। थोड़ा सा कनेक्ट करके रखो। अब दलित वाला हो गया। बोला दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? बोला दूसरा क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। सर ध्यान से देखना, हिंदूज के साथ आओगे तो मुस्लिम्स अपने आप एलियनेटेड फील करेंगे। जब खिलाफत मूवमेंट फेल होती है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है, तो मुस्लिम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत किया है। दूसरी बात कि अब हिंदू महासभा के साथ कांग्रेस का एसोसिएशन दिखता था। बहुत बार कांग्रेस जो थी एसोसिएटेड सी दिखती थी उनके साथ। बातचीत चल रही थी कि किसी तरह से मान जाए, शांति रहे। 1927 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। 1927 एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, नाइनटीन 1927 की सोल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जी देखो हमें क्या दे दो, हमें रिजर्व्ड इलेक्टोरेट दे दो। यही डिमांड उठाई इन्होंने कि हमें दे दो जी माफ कीजिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। माफ कीजिएगा, इन्होंने रिजर्व्ड, सेपरेट नहीं, रिजर्व्ड, कि हमें सेंट्रल असेंबली में कुछ सीटें रिजर्व कर दो हमारे लिए, और बंगाल और पंजाब में क्योंकि मुसलमान ज्यादा है तो उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज में, यानी कि आप देखें तो बंगाल विधानसभा और पंजाब विधानसभा एक तरीके से, उसमें हमारे लिए सीटें रिजर्व कर दो। हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हम सब शांति कर लेंगे। लेकिन ये बातें फेल हो गई और 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा से एक व्यक्ति, उनका नाम क्या है वो बुक में मेंशन्ड है, आप अभी पेज पलट के देखेंगे उनका नाम है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा डिपेंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये घटनाक्रम तो चल रहा है। अब एक बात आती है एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्नीस में क्या होता है कि जब वो साइमन वाला कांड होता है तो माफ कीजिएगा, लॉर्ड इरविन भारत को डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हो गए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप अपना सब कुछ चुने, सब कुछ है, लेकिन बस आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आपकी जो इंग्लैंड का मोनार्क है, जो ब्रिटिश मोनार्क है, वही आपका रूलर होगा। माने आज के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति के प्लेस को हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री तक सब कुछ आप खुद कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ना होकर के ब्रिटिश क्वीन हो, वो डोमिनियन है।
कागज कागज पे होता है, वो आप अपना सब कुछ खुद करते हैं। तो काइंड ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस की बात हुई। उन्होंने कहा कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आए 1929 में। कांग्रेस वालों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उस समय लाहौर सेशन हुआ 1929 के दिसंबर में। कांग्रेस थोड़ा रेडिकल हो रही थी कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, छीन के लेंगे। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी वो, पूर्ण स्वराज की बात की गई। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात की, हालांकि वो नहीं हो पाया, इसीलिए हमने उसको एज ए सेरेमोनियल उसको करते हुए 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे आपने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया उस दिन। तो बोला हुआ कैसे फिर? बोला सर 5 मार्च 1931 की घटना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। इस पैक्ट के तहत दो बातें थी कि कांग्रेस के सभी भारत के सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए और हम जाकर के आपसे बात कर लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1931 में लंदन में हुई। इसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके, दलित के प्रतिनिधि बनके गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और प्राइंसली स्टेट से अलग अलग लोग गए थे। वहीं पे फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कांड हुआ, वहां पे बातें नहीं बनी सही से, मुस्लिम लीग ने भी अपोज कर दिया, तो ये फेल हो गया। अब जब गांधी जी भारत वापस आए तो हालात बदल गए। नया वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन, अब एक वॉइसरॉय आता है, वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड इरविन तो पैसिफिस्ट आदमी था, शांत था, लेकिन विलिंगडन थोड़ा सा एग्रेसिव। विलिंगडन अपनी बहन को लेटर लिखते हैं, उसमें लिखा है उन्होंने कि दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन नाइस इफ इट हैड बीन विदाउट गांधी, कि गांधी के बिना ये दुनिया बहुत अच्छी होती। वो बड़ा चिढ़ते थे इन लोगों से। आके देखा तो कांग्रेस इलीगल डिक्लेयर कर दी गई है। पॉलिटिकल जो मूवमेंट को आगे करने वाले थे उनको सबको जेल में ठूस दिया गया। गांधी ने आकर के देखो 1931 में इस पैक्ट के तहत आपने विड्रॉ कर लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नाउ अ क्वेश्चन कम्स, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च्ड? अब इसको रीलॉन्च किया गया, रीलॉन्च्ड 1932 में इसको रीलॉन्च किया गया और 1934 में कंप्लीटली ये खत्म हो गया। अभी 1932 में रीलॉन्च हुआ तो मूवमेंट ने वो बात नहीं बनी। बोला क्यों? बोला ये लोग जो थे ये एक बार जब पीछे किया तो गांधी से नाराज हो गए, हम नहीं आएंगे। यहां आपने देखा ये सब वाली बात, ये तो साथ थे ही नहीं ढंग से। इन लोगों ने भी देखा कि दमखम नहीं है, तुम ऐसे ही अचानक से कर देते हो गांधी जी। और इन दोनों की सिचुएशन ये तो हमने टैकल कर लिया था, लेकिन ये सिचुएशन बढ़ती चली गई और फिर पाकिस्तान वाली बात आ गई, खत्म। इतना ही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमें एक देखना है कि देखो कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात की गई, कलेक्टिव क्या हम सब एक हैं, साथ हैं, इस तरह की बातें की गई। तो जब कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात की गई तो उस कलेक्टिव आइडेंटिटी में क्या किया गया साहब? उसमें लोगों को ऐसी चीजें दिखाई गई कि एकता के प्रतीक के रूप में, क्या कुछ ऐसी चीजें जो सब में जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी भर दे, जो है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम सब एक हैं। जैसे झंडा, इंडियन फ्लैग को देख करके आप जब देखते हैं उस ट्राई कलर को तो आपको लगता है कि हम देशवासी हैं। इस तरह की अलग अलग चीजें जब आप अपने इतिहास को पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, क्या गजब के लोग थे, इस तरह की बातें वो अब देखेंगे कि ऐसे इन्होंने कैसे कैसे किया। अब हम बात करने वाले हैं कि वो कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि हम सब एक हैं, उसको कैसे डेवलप किया गया। आपको पता है कि ये डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहले हमने इमेजेस का सहारा लिया। इमेजेस, हमने कुछ ऐसी इमेजेस बनाई जिससे कि लोग एसोसिएट कर पाए, जुड़ पाए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है भारत माता। भारत माता की जब इमेज बनाई गई तो दो लोगों ने इमेज बनाई है। पहली इमेज, द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही
भारत माता की पहली इमेज बनाई थी, इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इन्होंने ही अपनी एक नॉवल है आनंद मठ, उसमें जिक्र किया है वंदे मातरम का। लेकिन आपकी बुक में जो इमेज है वो किसने बनाई है? अबिंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में आ जाए इमेज ऑफ भारत माता, जो कैसी 1905 में बनाई गई है, वो किसने बनाई है? 1905 वाली जो आपकी बुक में है वो है अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर। लोग जुड़ के महसूस कर रहे थे इससे कि भारत माता है। दूसरा है फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स, या आप इसको लिख दो जो है फोकलोर, ठीक है, सॉन्ग्स, टेल्स, इस तरह की बातें थी कि इतिहास के बारे में बताया गया, पुरानी पुरानी गाथाएं सुनाई गई बड़े बड़े वीरों की। जैसे बहुत बड़े बड़े जो हमारे वीर हुए, राजा महाराजा उस समय पे हुए, इनके बारे में जैसे आप देखें महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, इस तरह की वो फोक टेल्स उनको सुनाई गई कि वो क्या थे वास्तव में। जैसे चेतक, आपको पता हो महाराणा प्रताप का बहुत प्रिय था, ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप जीवन में कभी नहीं रोए, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तब वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, तब रोए वो। एक कविता भी है इस पे, लेकिन आपको शायद श्याम नारायण पांडे की वो कविता याद होगी, चेतक, कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो औरी मस्तक पर दौड़ रहा वो आसमान का घोड़ा था। इस तरह की बातें, इस तरह की सॉन्ग्स जब लोगों ने सुने, उनमें एक जोश पैदा हो गया, हम सब एक हैं और ये अंग्रेज, इनको हम मसल देंगे, इस तरह की बात थी। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है नतेशा शास्त्री। ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, नतेशा शास्त्री। इन्होंने तमिल फोकलोर को जो है, फोक टेल्स को कंपाइल किया और उसको नाम दिया द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। 4 वॉल्यूम्स इसकी थी, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, 4 वॉल्यूम्स, ठीक है। थर्ड, आइकन्स एंड सिंबल्स। यहां पर सबसे पहले आता है हमारा फ्लैग। जो सबसे पहला फ्लैग था वो रेड, वाइट, येलो था। उसमें 8 लोटसेस थे, क्यों थे वो बताऊंगा। फर्स्ट फ्लैग था प्लस क्रिसेंट, यानी कि हाफ मून था। जो RRR मूवी में आपने वो जो फ्लैग है, वो फ्लैग भारत का पहला अनऑफिशियल फ्लैग था। रेड, व्हाइट और येलो कलर को उसमें लिया गया था। 8 लोटसेस थे उसमें, 8 कमल के फूल। उस समय 8 प्रांत होते थे भारत में, 8 प्रोविंसेस। क्रिसेंट मून वो इसलिए था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वो फ्लैग दिखाता था। लेकिन 1921 में गांधी जी ने अपना एक ट्राई कलर निकाला। वो जो ट्राई कलर था, उस ट्राई कलर में रेड था, व्हाइट था, ग्रीन था और उसमें क्या था, स्पिनिंग व्हील, चरखा, यानी कि सेल्फ हेल्प की बात यहां पर उन्होंने की थी, गांधीयन आइडियोलॉजी। तो इस तरह की बातें की गई। साथ ही साथ एक और बात, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, वो अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीयों को तो जो है लिखना ही नहीं आता, इनको हिस्ट्री की सेंस नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, क्या हमें नहीं पता हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। अजीब बात कर रहे, बोला इनको हिस्ट्री का पता नहीं था। तो वापस से हिस्ट्री को हमने री इंटरप्रेट किया, लोगों को बताया। एक है, मुगलों को जो है जस्टिफाई कर देते हैं कुछ लोग, बहुत बड़ा चढ़ा के बता देते हैं कि मुगलों ने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर, तुम अपने बारे में जानते ही नहीं हो कि भारत की संस्कृति, भारत के राजाओं के बारे में अभी नहीं पता है, तो उसी को पढ़ेंगे। लेकिन री इंटरप्रिटेशन के कारण लोगों में वो अपनी ग्लोरी वो
खोई हुई ग्लोरी, वो प्राइड अपने ऊपर वापस आया कि हम क्या थे, अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं, हम पे। चैप्टर खत्म हो गया, बड़ा प्यारा चैप्टर था, साथ साथ पढ़े होगे तो बड़ा मजा आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।